अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ एरिस्टोटल, जो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म की सीरीज़ है हमारी। हम लोगों ने इस सीरीज़ के अंदर पहले ही डिस्कस कर लिया कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता क्या है, उसके फंक्शंस को डिस्कस कर लिया, टाइप्स को डिस्कस कर लिया, रोल को डिस्कस कर लिया, फिर हम लोगों ने बात कर ली सोक्रेटिस के ऊपर, फिर हम लोगों ने उसका जो मेथड था सोक्रेटिक मेथड उसको भी कवर कर चुके हुए हैं। हमने प्लेटो के बारे में बात कर ली हुई है। प्लेटो की रिपब्लिक बुक की बुक 10 जो है उसको भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, उसका जो पोइट्री का व्यू है उसको भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज हम एरिस्टोटल को स्टार्ट करने वाले हैं, अरस्तू को, जिसको लिटरेरी क्रिटिसिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिक माना जाता है। हिस्ट्री में हमारे पास एक लिटरेरी क्रिटिक आते हैं, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन का कहना था कि जो एरिस्टोटल है वो फर्स्ट क्रिटिक है। बेसिकली लिटरेरी क्रिटिसिज्म को सबसे पहले एस्टैब्लिश करने वाले जॉन ड्राइडन है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हमारे पास एक और क्रिटिक आते हैं। इनका कहना है कि जो जॉन ड्राइडन है वो फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक है जिन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर प्रॉपर वे में काम किया हुआ है। और सैमुअल जॉनसन ने ये रिमार्क दिया जॉन ड्राइडन के बारे में कि उन्होंने कहा ये पहले क्रिटिक थे जिन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर सबसे अच्छा काम किया प्रॉपर वे में, और जिनके बारे में उन्होंने रिमार्क दिया यानी कि जॉन ड्राइडन ने। तो जॉन ड्राइडन का कहना है कि जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल फर्स्ट क्रिटिक काउंट होते हैं हिस्ट्री में। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, एरिस्टोटल से पहले प्लेटो ने भी क्रिटिसिज्म के ऊपर काम किया, लेकिन उनके काम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस एरिस्टोटल के काम को मिली। इसी बेस पे जॉन ड्राइडन ने एरिस्टोटल को फर्स्ट क्रिटिक कहा। ठीक है, ये पॉइंट आपने माइंड में क्लियर रखना। और एरिस्टोटल के काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मिली? क्योंकि एरिस्टोटल ने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया लिटरेरी क्रिटिसिज्म की फील्ड के अंदर। किसके मुकाबले में? प्लेटो के मुकाबले में। अब हम बात करते हैं एरिस्टोटल की कि कौन थे, ये कहाँ से बिलोंग करते थे। एरिस्टोटल 384 BC को पैदा हुए और 322 BC में इनकी डेथ हो जाती है। जिस प्लेस पे पैदा है उस प्लेस का नाम था स्टैगिरा। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गए हैं, टी पहले आना था ए से, ठीक है। ये स्टैगिरा जो था ये नॉर्दर्न ग्रीक साइड पे था। तो क्विज में अक्सर पूछा जाता है कि एरिस्टोटल की जो बर्थ प्लेस है वो क्या है, तो सिंपली नॉर्दर्न ग्रीक साइड पे स्टैगिरा नेम की एक प्लेस थी, वहां पे एरिस्टोटल पैदा हुए। एरिस्टोटल नेम का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है द बेस्ट पर्पस। एरिस्टोटल को उर्दू में, फारसी जुबान में, अरबिक में अरस्तू भी कहते हैं। एरिस्टोटल जो थे ये अपने फादर निकोमेकस के बहुत ज्यादा क्लोज थे। निकोमेकस बेसिकली किंग ऑफ मैकेडोनिया का फिजिशियन था। उसका नाम एमनेटस था, मैंने यहाँ पे नेम मेंशन किया हुआ है। ये एमनेटस अलेक्जेंडर द ग्रेट का ग्रैंडफादर भी था। अलेक्जेंडर द ग्रेट मींस सिकंदर आजम। ये कहा जाता है कि जो एरिस्टोटल के एंसेस्टर्स थे, जो अजदाद थे, जो फैमिली बैकग्राउंड सारा का सारा था, वो मैकेडोनियन रॉयल के अंदर, उनकी फैमिली के अंदर कई साल तक उनकी कई जनरेशन फिजिशियंस के तौर पे काम करती रही थी। एनी हाउ एरिस्टोटल अपने फादर के बहुत ज़्यादा क्लोज था। अब एरिस्टोटल जब यंग था, 367 BC की बात है, तब इसके फादर की डेथ हो गई। फादर की डेथ के बाद एरिस्टोटल काफ़ी देर तक, अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ तक इसी मैकेडोनियन कोर्ट के इन्फ्लुएंस में रहा, उनके साथ जुड़ा रहा। अब जब फादर की डेथ हो गई तो एरिस्टोटल की एक सिस्टर थी एरिमनेस्टे, जिसकी शादी हुई थी प्रोक्सिनस ऑफ अल्टर्नियस से। तो एरिस्टोटल के फादर के बाद जो इसके सिस्टर का हस्बैंड था प्रोक्सिनस, उसने बेसिकली गार्डियन का रोल अदा किया एरिस्टोटल के। जब तक कि एरिस्टोटल अपनी यंग एज पे नहीं पहुंच गया, अडल्ट एज पे नहीं पहुंच गया, तब तक उसने इसको अपनी गाइडेंस में रखा, इसका गार्डियन का रोल अदा किया। और एरिस्टोटल को ट्रेन किया गया, एजुकेट किया गया, किस तौर पे? एज अ मेंबर ऑफ एरिस्टोक्रेसी के तौर पे। एजुकेशन की बात की जाए तो एरिस्टोटल ने अपने लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन किया। एनी हाउ फादर की डेथ के बाद एरिस्टोटल को एथेंस में भेज दिया गया, जहाँ पे जाके इसने प्लेटो की अकेडमी ज्वाइन की। तो इट मीन्स क्या हुआ हमारे पास? सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। सोक्रेटिस उस्ताद था प्लेटो का, प्लेटो किसका उस्ताद निकला? एरिस्टोटल का। आगे से एरिस्टोटल किसका उस्ताद निकलेगा? अलेक्जेंडर द ग्रेट का। ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट हिस्ट्री में इनके ग्रेटेस्ट नेम है, और एक ग्रेटेस्ट नेम कैसे लिंक्ड कर रहे हैं आपस में? ये सारे एक दूसरे के उस्ताद और शागिर्द रहे हैं।
एनी हाउ अब प्लेटो टीचर है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल ने एकेडमी ज्वाइन की प्लेटो की, और एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो के पास तकरीबन 20 साल तक रहा या इससे भी ज्यादा। एरिस्टोटल का ब्रेन इतना तेज था कि इसके बारे में प्लेटो कहता था दैट एरिस्टोटल इज द ब्रिलियंट माइंड ऑफ दिस एकेडमी। ठीक है, ये ब्रिलियंट स्टूडेंट था और फेवरेट स्टूडेंट था प्लेटो का। लेकिन प्लेटो से पढ़ते पढ़ते प्लेटो के कुछ व्यूज थे जिनसे एरिस्टोटल एग्री नहीं होता था। इन दोनों के कुछ ओपिनियंस थे, कुछ व्यूज थे, उनमें डिफरेंस आ गया। जैसा कि प्लेटो आइडियलिस्ट था, वो आइडियलिज्म को प्रमोट करता था, लेकिन एरिस्टोटल जो था वो रियलिस्ट था, उसको रियलिस्टिक व्यूज पसंद थे। और प्लेटो पोइट्री को बड़ा डिग्रेड करता था, कंडेम करता था पोइट्री को, लेकिन एरिस्टोटल हमेशा पोइट्री को अप्रिशिएट करता था। अब पोइट्री मेन इशू है जिसके ऊपर इनका क्लैश आया था, क्योंकि वो कहता था पोइट्री इमिटेशन है, इमिटेशन इज कॉपी, कहता कॉपी है, कुछ भी इसमें रिक्रिएशन नहीं होती। लेकिन एरिस्टोटल कहता था कि नहीं जी, पोइट्री जो है वो रिक्रिएशन होती है, इमिटेशन इज अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। तो प्लेटो का बेसिकली मेटाफिजिकल माइंड था, लेकिन एरिस्टोटल का माइंड साइंटिफिक माइंड था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनके काफी ओपिनियंस में क्लैश आया, काफी ज्यादा ओपिनियंस एक दूसरे से डिफरेंट हुए। इसी बेस पे इनके अंदर भी डिफरेंसेस डेवलप होना शुरू हो गए थे, इनका रिलेशनशिप खराब हो गया। और जब प्लेटो मरने वाला था, मींस डेथ होने वाली थी, तब इनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा खराब हो चुका हुआ था। और प्लेटो के मरने के बाद एरिस्टोटल को उस एकेडमी का हेड नहीं अपॉइंट किया गया, जबकि प्लेटो का नेफ्यू था स्पीसियपस, जिसको अपॉइंट किया गया था एकेडमी का हेड। और कहा जाता है कि एरिस्टोटल को इस चीज पे बड़ा गुस्सा आया था कि इसको वहां की एकेडमी का हेड अपॉइंट नहीं किया गया, जबकि वहां पे 20 साल रहा, इसने सर्विसेज दी, उसका प्लेटो का कोलीग भी वहां पे रहा, उसका स्टूडेंट भी रहा, और इन सब के बावजूद भी प्लेटो को वहां पे अपॉइंट नहीं किया गया। कहा जाता तो इस बेस पे इसको गुस्सा आया, फिर इसने अपनी जो एकेडमी थी प्लेटो की वो छोड़ दी थी। अब एरिस्टोटल का एक दोस्त था ज़ीनोक्रेट्स। एरिस्टोटल ज़ीनोक्रेट्स के साथ अपने फ्रेंड हर्मेस के कोर्ट में गया। अब हर्मेस जो है ये भी एक रॉयल स्टेटस से बिलोंग करता है। अब जब ये हर्मेस के पास गया, हर्मेस था कौन, ये बेसिकली रूलर ऑफ अटर्नियस इन एशिया माइनर, यहाँ का ये रूलर था एशिया माइनर, जिसको अब तुर्की कहा जाता है। एनी हाउ ये वहां पे गया जहाँ पे ये हर्मियस के पास गया था, और जब ये हर्मियस के पास गया था तो वहां पे उसकी एक कहा जाता है अडॉप्टेड डॉटर या फिर उसकी नीज थी जिसका नाम था फेथियस, उससे इसने शादी कर ली। फिर 1342 में क्या हुआ, ये कोर्ट ऑफ फिलिप ऑफ मैकेडन, यहाँ पे एन नहीं आएगा, गलती हो गई मुझसे, कोर्ट ऑफ फिलिप ऑफ मैकेडन इसके पास आया। इसके पास आने के बाद इसने कहा कि तुम अलेक्जेंडर को पढ़ाओ। नेक्स्ट ईयर ये अलेक्जेंडर का ट्यूटर बन गया। तब तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर छोटा था जब उसको पढ़ाने के लिए गया था, लेकिन बाद में अलेक्जेंडर जो था वो पूरी पर्शियन एम्पायर का मास्टर बन गया था, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। आज भी लोग उसको कहते हैं सिकंदर आजम, और वो जुमला बड़ा मशहूर है कि सिकंदर आजम जब इस दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। एनी हाउ फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद एरिस्टोटल को रॉयल अकेडमी ऑफ मैकेडन का हेड अपॉइंट कर लिया गया, जहां पे ना सिर्फ इसने अलेक्जेंडर को पढ़ाया बल्कि दो और ग्रेटेस्ट फिगर, एक पटोलमी और दूसरा कैसेंडर, इन दोनों को भी पढ़ाया था। फिर 335 बीसीई में एरिस्टोटल वापस आया एथेंस में। वहां पे आकर जो एरिस्टोटल था उसने अपना ही एक फिलोसॉफिकल स्कूल जो था उसको एस्टेब्लिश किया, जिसका नाम लाइसियम रखा गया। इस स्कूल को पैरिपेटेटिक स्कूल भी कहा जाता था, जिसका मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह काम के सिलसिले में जाना। अब एनी हाउ इसने उस स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी बिल्ड की। उस लाइब्रेरी के अंदर इसने डिफरेंट ब्रिलियंट रिसर्च स्टूडेंट्स को अरेंज किया, जिनको पैरिपेटेटिक्स कहा जाता था, जो बेसिकली एक क्लॉइस्टर, एक रिलीजियस प्लेस के नेम पे रखा गया था। वो प्लेस जहाँ पे ये सब रिसर्च स्टूडेंट्स वॉक भी करते थे और इकट्ठे डिस्कशन भी करते थे, तो वहां से ही उनका नेम जो है पैरिपेटेटिक्स रखा गया था। अब ये स्कूल कैसा था, ये जो लाइसियम स्कूल था ये प्राइवेट स्कूल नहीं था बल्कि एक पब्लिक स्कूल था। यहाँ पे हर कोई आ सकता था और यहाँ पे फ्री एजुकेशन थी, इसके कोई भी चार्ज नहीं थे। एरिस्टोटल ने इस स्कूल के अंदर राउंड अबाउट 12 इयर्स तक पढ़ाया। लेक्चर्स को इस स्कूल के अंदर दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक मॉर्निंग में और एक आफ्टरनून में। मॉर्निंग के अंदर डिफिकल्ट लेक्चर्स डिलीवर किए जाते थे और जबकि आफ्टरनून में इजियर एंड मोर पॉपुलर लेक्चर्स को डिलीवर किया जाता था। अब एरिस्टोटल की सर्विसेज को देखते हुए अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उसको ग्रेटिट्यूड के तौर पे
एक ट्रिब्यूट के तौर पे साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए बहुत ज़्यादा बुक्स जो है वो प्रोवाइड की थी। और इस दौरान अलेक्जेंडर उसकी जो पावर की लस्ट थी, ज़्यादा से ज़्यादा पावर रखने वाली जो लस्ट थी वो इंक्रीज होती गई। वो जगह जगह चाहता था ये भी लैंड कनकर कर ले, वो भी लैंड कनकर कर ले, और उसकी इस लस्ट की बेस पे उसने फाइनली ये दावा कर दिया कि मैं खुदा हूँ। उसने खुद को खुदा होने का दावा किया, और फिर जितने भी ग्रीक थे उनको कहा कि इसके आगे सजदा करो और इसके आगे झुक जाओ, इसकी बात मानो। अब इस दौरान क्या हुआ, एरिस्टोटल का नेफ्यू था, उसका नाम था कैलिस्थेंस। इसने उसको खुदा मानने से रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। उसके जो ये ओपिनियंस थे, ये जो बात थी, इसको उसने रिजेक्ट कर दिया। अब जब उसने रिजेक्ट किया इस चीज से, तो ये चीज देखते हुए अलेक्जेंडर को बड़ा गुस्सा आया। उसने इसके अगेंस्ट जो है एक प्लॉट बनाया, मतलब एक मनगढ़ंत कहानी अजीबोगरीब सी, और इसको एग्जीक्यूट करवा दिया, इसको फांसी दिलवा के मरवा दिया। अब एरिस्टोटल जो था वो स्कूल को देख रहा था। 32 इयर्स की एज में अलेक्जेंडर की डेथ हो गई, और वहां पे एथेंस में एरिस्टोटल की जो वाइफ थी फेथियस, उसकी भी डेथ हो गई। फिर इस दौरान एरिस्टोटल ने शादी कर ली हेरप्लिस से, जिससे इसको एक बेटा हुआ, जिसका इसने नाम अपने फादर के नाम पे रखा, निकोमेकिस। फेथियस से इसको एक बेटी हुई थी, जिसका इसने नाम फेथियस ही अपनी वाइफ के नेम पे रखा था, ठीक है। एनी हाउ, अब इसको बेटा होता है हेरप्लिस से, जिसका इसने नाम रखा है निकोमेकिस, जो अगेन हीज लव टुवर्ड्स फादर वो इंडिकेट कर रहा है। अलेक्जेंडर की डेथ कब हुई? 32 इयर्स में, जिस टाइम पे चल रहा था 323 BCE, ठीक है। अब इसके बाद कहा जाता है कि 335 से 323 BCE के ड्यूरेशन के अंदर एरिस्टोटल ने बहुत से वर्क्स जो प्रोड्यूस किए थे। उसके अंदर इसके कुछ डायलॉग्स भी थे, जिसके कुछ कुछ जो फ्रेगमेंट्स हैं वो सर्वाइव कर पाए हैं। उसके जो वर्क सर्वाइव कर पाए हैं वो ऐसे वक्त जो कि ट्रेटिस के फॉर्म में थे, मतलब एक लॉन्ग सीरियस पीस ऑफ राइटिंग जो कि एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में लिखा जाता है। इनका पर्पस पब्लिकेशन करवाना नहीं था, ये बेसिकली सिर्फ स्टूडेंट्स की एड के लिए, उनकी हेल्प के लिए जो लेक्चर्स दिए गए थे उन्हीं के ऊपर लिखी गई थी ये ट्रीटीज जो थी, जिनमें इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटीज जो है फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, निकोमेकियन एथिक्स, जो कि इसके फादर के नेम के ऊपर या फिर इसके बेटे के नेम के ऊपर रखी गई हुई है। पॉलिटिक्स, डी एनिमा ऑन द सोल, एंड पोएटिक्स। पोएटिक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, जिसको हमने पढ़ना है इस लेक्चर के बाद। हम स्टार्ट करेंगे उसके कॉन्सेप्ट्स को, उसके इंट्रोडक्शन को, ट्रेजेडी के व्यू को, एपिक के व्यू को, सो ऑन, ठीक है, जिसको हम इस लेक्चर के बाद यानी कि एरिस्टोटल का इंट्रोडक्शन कवर करने के बाद डिस्कस करने वाले फर्दर लेक्चर्स में। एनी हाउ, तो पोएटिक्स मैंने बताया अभी, और इसके अलावा एरिस्टोटल ने जितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसके अंदर इसका एक ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है। इसने फिजिकल साइंस के अंदर एनाटॉमी, एस्ट्रोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी, फिजिक्स एंड जोलॉजी पढ़े हैं। फिलोसफी में इसके अंदर इसने जो लिखा है, इसने एस्थेटिक के ऊपर लिखा है, एथिक्स के ऊपर लिखा है, गवर्नमेंट के ऊपर लिखा है, मेटाफिजिक्स के ऊपर लिखा है, पॉलिटिक्स के ऊपर लिखा है, इकोनॉमिक्स के ऊपर लिखा है, साइकोलॉजी के ऊपर लिखा है, रिटोरिक एंड थियोलॉजी के ऊपर लिखा हुआ है। इसके अलावा इसने एजुकेशन, फॉरेन कस्टम्स, लिटरेचर एंड पोइट्री, इसके बारे में पढ़ा भी है और लिखा भी हुआ है। इन शॉर्ट इसके जो वर्क्स हैं कंबाइन करके उसको हम नाम देना तो कह सकते हैं वर्चुअल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ग्रीक नॉलेज। और ये कहा जा सकता है, इट हैज बीन सजेस्टेड दैट एरिस्टोटल वाज प्रोबेबली द लास्ट पर्सन टू नो एवरीथिंग देयर वाज टू बी नोन इन हिज ओन टाइम, कि ये आखिरी बंदा होगा अपनी टाइम पीरियड के अंदर कि इसको वो सब कुछ पता होगा, इसके टाइम के अंदर जो जानना था वो इसको सब कुछ पता था, कि इसको एजुकेशन के ऊपर, नॉलेज के ऊपर मास्टरी थी। अब जब अलेक्जेंडर की डेथ हुई तो एंटी मैकेडोनियन जो सेंटिमेंट्स थे एथेंस के अंदर वो बाहर निकल आए, उठ खड़े हुए, क्योंकि उनका ये मानना था जो मैकेडोनियन सेंटिमेंटली चल रही है इनको खत्म करना है यहाँ से। इसलिए जो एंटी मैकेडोनियन सेंटिमेंट एथेंस थे वो रोड पे आए। अब क्या हुआ, वॉर शुरू हो गई, किसके दरमियान में? एथेनियन असेंबली के दरमियान में और अलेक्जेंडर सक्सेसर यानी कि जो अलेक्जेंडर के बाद अपनी जो तख्त था उसको संभालने के लिए आया था, अपनी सीट संभालने के लिए था, उसके दरमियान में। और एज अ रिजल्ट हुआ क्या, उन्होंने अलेक्जेंडर के सक्सेसर को हरा दिया और ये जो असेंबली थी वो जीत गई थी। अब इसी दौरान होता क्या है, यूरोमिडोन एक पर्सन है, वहां पे ये पॉलिटिकल अथॉरिटी रखता है। अब इसने ये किया, एरिस्टोटल को
डिनाउंस कर दिया। किस बेस पे? कहता है कि एरिस्टोटल जो है वो गॉड्स के बारे में कोई ऑनर नहीं रखता, गॉड्स जो है उनको ये ओबे नहीं करता, और कहता है ये एक इम्पिटी पर्सन है, इसको इम्पाइटी पर्सन है, मीन्स ये गॉड की रिस्पेक्ट नहीं करता। अ पर्सन जो अ लैक और रिस्पेक्ट फॉर गॉड एंड रिलीजन, ठीक है, कि ये नेक नहीं है, बुरा इंसान है जो खुदा के अगेंस्ट जो है लोगों को भड़का रहा है। और यही चार्ज हमने जब सुकरात को पढ़ा था, सोक्रेटिस को पढ़ा था, तब भी उस पर भी यही चार्ज लगाया गया था। हमें पता लगा था कि उसको भी एथीस्ट के नाम से फेमस कर दिया गया था। यहाँ पे एरिस्टोटल को भी एथीस्ट कहा जा रहा है। अब क्या हुआ था, सोक्रेटिस को भी यही चार्ज लगा के उन्होंने सेंटेंस टू डेथ, सजाए मौत दे दी थी। अब सेम चार्ज इसके ऊपर लगाया गया। तो एरिस्टोटल खुद की प्रोसिक्यूशन को अवॉइड करने के लिए एथेंस को छोड़ के चला गया, और जाते हुए इसने कहा, क्या कहा? कहा ये कि आई विल नॉट अलाउ द एथेनियन टू सिन ट्वाइस अगेंस्ट फिलोसफी। सिन ट्वाइस मीन्स पहले सोक्रेटिस के साथ हुआ, अब इसके साथ किया जाए, ठीक है, कि मैं एथेनियंस को अलाउ नहीं करूंगा कि वही गुनाह फिलोसफी के साथ 2 दफा ये रिपीट करें, दूसरी दफा रिपीट करें, जो कि पहले हुआ था सोक्रेटिस के साथ। अब एरिस्टोटल वहां से अपने मदर की जो फैमिली एस्टेट थी, जो कि चालकिस में ऑन द आइलैंड ऑफ यूबिया, वहां चला गया, जहां पे ये अपनी सारी लाइफ, फर्दर जो लाइफ थी, हरप्लेस इसकी सेकंड वाइफ, वहां पे गुजारा था उसके साथ। फिर 322 BCE में इसको क्या हुआ, एक डिजीज हो गई डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की, उसकी बेस पे इसकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 63, और इसको इसकी जो वाइफ थी फेथियस, उसकी ग्रेव के बिल्कुल साथ ही दफनाया गया। तो ये था सब कुछ एरिस्टोटल की लाइफ के अबाउट। इसके वर्क्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। इसके वर्क्स की बेसिकली 3 मेन काइंड्स हैं, जिसमें हमारे पास डायलॉग्स आ जाते हैं, इसके लिटरेरी एसेज आ जाते हैं जो कि इसने पब्लिकेशन की इंटेंशन से लिखा था। फिर ट्रीटीज आ जाती हैं इसकी, जो कि सर्वाइव कर पाई हैं, लॉन्गेस्ट फॉर्म का वर्क है, सीरियस पर्पस के लिए लिखा गया था। तो ये कुछ बायोग्राफी थी एरिस्टोटल के अबाउट। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरिस्टोटल का जो वर्क्स है उनका कंट्रीब्यूशन और फिर जो पोएटिक्स है उसका इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं, ठीक है। उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रेजेडी की बात करेंगे सेपरेटली, एपिक की बात करेंगे, इसके वेरियस कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में खास याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।